हेलो गाइस, मैं रेहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 1 तारीख से लगभग सभी चीजें बिहार में भी खोल दी गई है। सिर्फ कोचिंग, ट्यूशन या सिनेमा हॉल कह सकते हैं, जिम, ये सारी चीजें अभी नहीं खोला गया है। 8 तारीख से मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा ये सब भी खोल दिया जाएगा। लेकिन गाइस, हम लोग को सेफ्टी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क का कवर करना है और हमेशा लोगों से दूर रहना है, दूर रह के ही चलना है। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए हम लोग एक संख्या है। जी हाँ, सरकार के लिए हम लोग मात्र एक संख्या। अगर हमारी मौत भी होती है तो वो संख्या उनके लिए बढ़ेगा और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात आप जान जाइए कि आप या हम अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी हैं, पूरी खुशी हैं। अगर हम में से किसी परिवार से एक आदमी का डेथ होता है तो हमारे परिवार की पूरी खुशी, पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। इसीलिए गाइस, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, आप सभी अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना है तब जाइए, नहीं तो आप घर में ही रहिए। ठीक है, चलिए। आप लोग जानते थे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर शानदार तरीके से मैं पढ़ा चुका हूं, वास्तविक संख्या और बहुपद। वास्तविक संख्या 11 वीडियो और बहुपद 9 वीडियो में मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अगर किसी बच्चों को कहीं पे भी डाउट है, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे चले जाइएगा, रेहान मैथमेटिक्स। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, रेहान मैथमेटिक्स आ जाएगा। ऊपर में जैसे ही मेरा चैनल आएगा, चैनल का लोगो जो होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड ऐसा RM करके लोगो रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो मेरा सारा वीडियो खुल जाएगा। ऊपर में देखिएगा होम होगा, वीडियो होगा और उसके बाद प्लेलिस्ट होगा। ऐसे ऐसे स्लाइड कीजिएगा ना तो प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में मैं चैप्टर वाइज टॉपिक करके पूरा प्लेलिस्ट बनाया हूँ। प्लेलिस्ट जैसे पहला चैप्टर में कंप्लीट कर दिया तो कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित वास्तविक संख्या वो बना है। उसमें 11 वीडियो है, पूरा लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट मैं उसमें वीडियो को रखा हूं। आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर 11 वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आप एक एक वीडियो करके देख सकते हैं। फिर उसी तरह नीचे आए, पहला चैप्टर के बाद फिर दूसरा चैप्टर होगा कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित बहुपद, फिर उसमें 9 वीडियो है। फिर नीचे आइए, नीचे होगा आपका तीसरा लेसन, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें 2 वीडियो ऐड है। आज हमारी तीसरी क्लास है। फिर फिजिक्स की भी एक क्लास मैं बताया आप सभी को, और भी क्लास में लेके आऊंगा बहुत जल्द। और जो मैं पढ़ाया था उसकी PDF मैं कल आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारी शानदार तरीके से कक्षा 10वीं 2021 बोर्ड के लिए प्रिपरेशन हो रही है। तैयारी मैं जोरों शोर से करवा रहा हूं। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं या कोई भी न्यूज बोर्ड से रिलेटेड अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और इस चैनल पे आप क्लास 10 का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आने वाले समय में जो भी पॉसिबल होगा मैं सब आपको शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा और आपके लिए लेके आऊंगा। टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है, और जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस, हर एक चीज मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आपके लिए बनाया गया है। ये चैनल पे कोचिंग खुले या ना खुले, या कोचिंग खुल भी जाए, लेकिन आप सभी के लिए मैं हमेशा इसी तरह क्लास रेगुलर लेके आता रहूंगा और डे बाय डे हमारी क्लासेस बेहतर होती जाएगी। आप परेशान ना हो कि कोचिंग, जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ते हैं वो परेशान ना हो बिल्कुल भी कि कोचिंग खुलने के बाद सर नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोचिंग खुल जाएगी तो भी सही, नहीं खुलेगा तो भी सही, मैं रेगुलर क्लास आप सभी के लिए लेके आता रहूंगा और पूरी साल मैं इसी तरह पढ़ाता रहूंगा। और भी आने वाले वक्त में भी मैं इसी तरह हमेशा यूट्यूब पे जो बच्चे कहीं जाके पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो फ्री में यहाँ से एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं और बोर्ड में अच्छे नंबर लाके आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बहुत हो गई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में मैं 2 वीडियो कर चुका हूं ऑलरेडी, जिसमें मैं
दो मेथड प्रतिस्थापन विधि और विलोपन या लुप्तीकरण विधि मैं आप सभी को शानदार तरीके से बता चुका हूं गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट आगे यानी जो हम लोग बीजीय विधि यानी क्या एल्जेब्रिक मेथड में 5 विधि को देखे थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि और एक और क्या था, अनुपात निर्णय विधि और एक और कोई विधि था। चलिए 5 विधि था। 5 विधि में हम लोग 2 विधि कर चुके हैं जो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो लास्ट क्लास में सेकंड वाला किया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप उस विधि को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं जब एनसीईआरटी शुरू करूंगा, आज करने वाला हूं, तो उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। हम लोग 2 मेथड को ही अब यहीं पे रोकते हैं। अब एनसीईआरटी की क्वेश्चन शुरू करेंगे। जो पहला टॉपिक है हम लोग वो डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि अब ज्यादा विधि मैं बताऊंगा, ज्यादा मेथड आपको सिखाऊंगा तो आपका दिमाग जो है या दिमाग से वो मेथड निकल जाएगा। इसलिए अभी हम लोग 2 विधि को ही सीख के इसी से क्वेश्चन करेंगे और जब आगे एनसीईआरटी में जो विधि का प्रयोग करने को बोला जाएगा तो फिर हम लोग वहां पे सीखेंगे, ठीक है। तो आज हमारी 2 चर वाले रैखिक समीकरण की तीसरी क्लास है। शानदार तरीके से शुरू करते हैं, चलिए। तो अब शुरू करते हैं गाइस। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहां से हमेशा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से आप अगर अच्छे से सीख जाएंगे तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पहले मैं सिखाऊंगा, यहां से जो भी चीजें मैं बताऊंगा आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा और फिर मैं इस पे क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको एनसीईआरटी करवाऊंगा, फिर मैं बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी करवाऊंगा। पहले आप इसे जो मैं लिखा रहा हूं अच्छे से लिख लीजिए और समझ लीजिए। समझना इसको ज्यादा जरूरी है क्योंकि रटना मुझे नहीं आता और मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं, ठीक है। मैथ को समझ के बनाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, हम लोग पहला मेथड 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 2 तरीके से बनाया जाता है। एक बनाया जाता है बीजीय गणितीय विधि, जिसको हम लोग एल्जेब्रिक मेथड कहते हैं। दूसरा हम लोग जो कि हम उसमें 5 विधि थे, 5 विधि हम लोग 5 विधि में 2 विधि हम लोग पढ़े थे। एनसीईआरटी में आपको 3 विधि दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वज्र गुणन विधि। यही 3 विधि का जिक्र करना है, पढ़ना है। 2 विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 विधि मैं आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी का तो वहां से आपको बता दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा जो था ग्राफीय विधि था, यानी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, यहां से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। चलिए यहां से पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना है हमको, हल होने की शर्त, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी यानी हल होने की शर्त। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनके हल होने का शर्त क्या है, एक कंडीशन क्या है। अगर हल कोई होगा, और ऐसे में हल में 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉसिबिलिटी, ये होता है कि या कभी किसी भी समीकरण का केवल एक हल होगा, कभी भी इसमें हल होने के शर्त में केवल एक हल होगा। दूसरा अनगिनत हल होगा यानी बहुत सारे हल होंगे, और तीसरा कोई हल नहीं होगा। 3 कंडीशन बनता है इसमें, 3 शर्तें बनते हैं इसमें ग्राफीय विधि में। क्या बताया, किसी चीज में एक हल होगा, पहला नियम। दूसरा अनगिनत हल होगा यानी बहुत सारे हल होंगे, और तीसरा कोई हल नहीं होगा। ये 3 बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं पहला पढ़ूंगा, पहला नियम है, आपको इसको इंपॉर्टेंट है याद करना, समझ लीजिएगा, इसको लिख के राइट डाउन कर लीजिएगा कि पहला कंडीशन क्या है। हेडिंग आप ऐसे बनाइएगा, ये आप हल होने के शर्त लिख के पहला नंबर ये लिख लीजिएगा कि एक और केवल एक, या इसे हम लोग अद्वितीय हल भी कहा जाता है। अद्वितीय एनसीईआरटी में कहा गया है, प्रश्न पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है। आप अद्वितीय अगर नहीं जानेंगे तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अद्वितीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, द्वितीय, द्वि का मतलब समझते हैं ना, द्वि का मतलब 2 और अ लग गया तो मतलब 2 नहीं,
मतलब नेगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक होता है, यानी दो नहीं तो क्या एक। अद्वितीय का मतलब ही होता है एक, या हम लोग बोलेंगे एक और केवल एक हल या अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है। तो अब आप चलिए नोट कीजिएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे यहां से, आप लोग नोट करके यहां से लिखिएगा, अगर एक और केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा तो कंडीशन क्या कहता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। क्या समझे आप? नहीं समझे ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूं। इस कंडीशन में इसको याद रखने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से निकलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 कंडीशन में बताऊंगा, इसमें से कोई नहीं दे देगा। आपको कहेगा एक या अद्वितीय हल होने का कंडीशन या शर्त क्या है, तो ऑप्शन में आपको इस पे टिक आउट करना है। यानी क्या है इसका मतलब कि a1 बटा a2 और a1 यानी a1, अभी मैं आगे एग्जांपल से समझाऊंगा, a1 और बटा में a2। और यहां पे देखिएगा जब कोई चीज ऐसे रहता है इसका मतलब क्या हो गया, बराबर ना, इज इक्वल टू, बराबर होगा। अगर इसको हम लोग ऐसे काट देंगे ना तो कहेंगे नॉट इज इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। तो a1 बटा a2 अब बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, यहां से आपको बराबर नहीं होगा b1 बाय b2, ये पहला कंडीशन कहता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से क्वेश्चन समझाता हूं। चलिएगा अब एग्जांपल से हम लोग प्रश्न करते हैं। एग्जांपल से मैं इसको अच्छे से, इसमें 3-4 बातें आपको नोट करने होंगे, मैं करवा देता हूं। पहले एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल में जैसे कि यहां से प्रश्न आपको जैसे दे दिया जाए, चलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और उसके बाद x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। समीकरण इस टाइप के आप देख चुके हैं। बोलेंगे सर एक कहां गया, अचर पर, यानी बराबर के साइड 0 नहीं, कोई अंक रहता था, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि गाइस मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखाया था। क्या लिखाया था देखिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, आप इसे भूलिएगा मत, यही आपको मदद करेगा। अब यहां से ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा, ये यहाँ पे जो रहेगा ये c1 का काम करेगा। ये इस साइड अगर दे दिया जाता है तो हमेशा इसको हम लोग बराबर के उस साइड कर देते हैं, जैसा कि मैं प्रश्न में बताया था और बहुत सारे क्वेश्चन को उस साइड करके भी मैं बताया था। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा, ये कुछ नहीं देगा, जिस तरह इस प्रश्न में कुछ नहीं देके क्या कर दिया है, 0 दे दिया है। यानी इसका मतलब है कि a1 b1 का मान दिया, c1 का मान नहीं दिया है, a2 b2 का मान दिया, c2 का मान नहीं दिया। इसमें देख लीजिए ना, a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 c2 नहीं है, इसलिए आपको मैं इस एग्जांपल में c1 या c2 नहीं दिया। अगर बाय द वे दे भी दिया जाए तो आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि शर्त कंडीशन में c1 या c2 नहीं है। आगे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। चलिए मैं यहां से लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यहां ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा कि मैं आपको बता चुका हूं कि देखिएगा ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण में ये आप, अभी मैं व्यापक रूप लिखाया, ये आपका x के आगे है, तो ये पहला वाला जब भी होगा तो a1 वाला होगा, दूसरा वाला जब भी होगा तो a2 वाला होगा। तो यहां से आपको मान निकालना है, इसके आगे x के आगे a होता है, आप पहले निकाल लीजिएगा a1 का मान कितना, 2। ठीक है, अब आप a1 निकालिए, a2 भी निकाल लीजिए। a2 का मान कितना, यानी a1 ये तो a2 है, तो ये देखिए ना x है, x के आगे कुछ नहीं छुपाओ, कुछ नहीं है तो आगे छुपा हुआ रहता है ना, एक तो एक, a1 a2 निकल गया। अब आप b1 b2 निकालिए। b1 का मान तो देखिए ना, a1 b1 और यहाँ पे c1 रहता है, लेकिन नहीं दिया हुआ। a1 का मान निकाल चुके हैं b1, तो यहाँ पे y के आगे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे b1 का मान 3 हो गया। b2 का मान देखिएगा, y के आगे क्या है, 5 है ना, तो b2 का मान हो गया। c1 इसमें नहीं दिया हुआ, c1 की मुझे जरूरत भी नहीं है। अब आप इसे चेक कीजिएगा कि क्या इसका कोई हल नहीं है, क्या इसका कोई हल नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं। चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, a1 बटा a2
a1 बटा a2 का मान पहले आप लोग निकाल लीजिए, a1 बटा a2 का मान निकाल लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए। अच्छा चलिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। a1 बटा a2 का मान निकालिए, a1 का मान कितना 2, a2 का मान कितना 1, यानी 2 बटा 1 आ गया, 2 बटा 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, बराबर में 2। फिर अब हम लोग b1 बटा b2 का मान निकालते हैं, b1 बटा b2 का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा b1 का मान कितना 3 और b2 का मान कितना 5, ये आपका 3 बटा 5 आ गया। अब आप कंडीशन से मिलाइए, कंडीशन आपको क्या कहता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। अब आप मिलाइए यहां से, a1 बटा a2 का मान कितना 2 बराबर थोड़ा लिख दीजिए b1 बटा b2 का मान 3 बटा 5, नहीं कुछ तो नीचे यहाँ भी 1 दे दीजिए। अब आप बताइए कि क्या ये इस साइड का मान और इस साइड का मान दोनों बराबर है क्या? इधर 2 बटा 1 है, इधर 3 बटा 5 है, बराबर है नहीं है ना? तो आप क्या कीजिएगा, a1 बटा a2 अब बराबर नहीं है b1 बटा b2, यहाँ से आपको ऐसे काटना पड़ेगा, यानी ये कंडीशन लागू कर गया, यानी फॉलो कर गया जो दिया हुआ था। इसका एग्जांपल मैं ऐसा एग्जांपल ही दिया था कि बराबर ना हो। आगे एक्सरसाइज में प्रश्न होंगे, मैं आपको वहां से भी बताऊंगा कि अगर a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान अगर दोनों का मान बराबर नहीं होगा तो इस समीकरण का केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा। पहला बात, इसके बारे में 4 बात मैं बताऊंगा। अगर ऐसा अगर नहीं हुआ, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा, b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा, तब हाँ ध्यान दीजिएगा, बराबर नहीं होगा तब, बराबर अगर नहीं होगा तो इस समीकरण का केवल एक हल होगा। पहला बात, पहले आप सुन लीजिए। दूसरा, इसका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। 4 बातें हैं इसमें, मैं चारों बात कोई नहीं बताता, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ, 4 बातें कोई नहीं बताता। पहला, इस समीकरण का अगर ऐसा रहेगा, ये कंडीशन का a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2, इस समीकरण के एक या अद्वितीय हल होगा। दूसरा क्या, इसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि ऐसा ही आपको क्वेश्चन पूछ कहेगा इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी होगा। तीसरा जिसके हल होते हैं, जिसका हल होगा, यानी एक हल हो या अनेक हल हो, हल तो हो रहा है ना, जिसका हल होगा उसे संगत कहा जाता है। संगत, तो ये आपका संगत होगा, क्यों? क्योंकि इसका एक हल हो रहा है। और चौथा, ये अविरोधी समीकरण कहलाएगा। अविरोधी, ऐसा भी प्रश्न आपको दे सकता है निम्नलिखित में कौन अविरोधी समीकरण है, आपको बना के चेक करना पड़ेगा। अविरोधी का मतलब क्या होता है? अविरोधी का मतलब विरोध नहीं करना, ये अविरोध, यानी एक होता है विरोध, विरोधी कहते हैं ना, वो मेरा विरोधी है, वो मेरा विरोधी है, हमेशा विरोध करते रहता है मेरे बात का। विरोधी यानी झगड़ा कर रहा है, ठीक है। एक होता है अविरोधी, यानी विरोध नहीं कर रहा है। काहे करेगा? तो जिसका हल होता है ना, जिसका हल होगा वो विरोध नहीं करेगा, वो अविरोधी होगा, और जिसका हल नहीं होगा वो आपका विरोधी समीकरण कहलाएगा। तो 4 बातें आप इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए। मैं चारों 3 कंडीशन में ये आपको बताऊंगा। आप पहले उदाहरण उतार लीजिए, उदाहरण उतारने के बाद आप कंडीशन पहले उतारे, फिर उदाहरण। अब मैं 4 बातें लिख देता हूँ। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब आपको 4 बातें लिख लेनी है, 4 बातें लिख लेनी है। आप एरो बना के, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। पहला बात क्या है, उसी जो एग्जांपल बनाया उसी के नीचे से लिखना है, यहां एरो दे देके। पहला पॉइंट क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण, शॉर्टकट में समीकरण कैसे करते हैं, इस समीकरण युग्म का, युग्म मतलब क्या होता है दोस्तों, युग्म मतलब होता है जोड़ा। हम लोग कहते हैं युग्म, दंपति, पेयर, ये सब वही शब्द है, युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो इस समीकरण युग्म का एक या केवल एक हल होगा। पहला बात इसको याद रखिएगा, कब? कंडीशन a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2, तो इस समीकरण का एक हल होगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल भी हम लोग कह सकते हैं।
दूसरा बात, ये चारों बातें मैं इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, यहां से हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न, आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसे राइट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा बात, इस समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अब ग्राफ प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ग्राफ जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रतिच्छेदी क्या होता है कि तीन कंडीशन है ना, तीन कंडीशन आएंगे। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है ना दोस्तों कि जब कोई दो लाइन किसी एक बिंदु पे कट करता है, बिंदु को होल करता है यानी छेद करता है। यानी देखिएगा ना, ये लाइन यहां से गया और ये लाइन यहां से गया, तो देखिए ना ये बिंदु है ना, ये एक ऐसा बिंदु है जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यानी काट रहा है। पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु पे जब कभी भी कोई दो लाइन एक बिंदु पे कट करता है उसे प्रतिच्छेदी कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी, कभी भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या आपका ऐसे हो सकता है। कभी भी दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करे, कहीं भी काटे, उसको, उसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी इसी को कहा जाता है। ग्राफ में पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि कैसे आएगा। चलिए दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, यह समीकरण युग्म संगत होगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि जिसका हल होगा, अरे एक हल हो या अनेक हल हो, तीनों बात मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। क्या, एक तो शर्त पहला बता दिया कि एक हल होगा, दूसरा शर्त बताऊंगा कि अनेक हल होगा, और तीसरा शर्त होगा कि कोई हल नहीं होगा। तीन कंडीशन में। तो एक बात याद रखिएगा, दो पॉइंट आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि जिसका कोई हल नहीं होगा वो असंगत होगा। जिसका एक हल हो जाए, अरे 1 रुपया मिल जाए तो भी खुश, या 100 मिल जाए तो भी खुश, ठीक ना, खुश लेकिन है कि मिल गया ना आपको, जिसको नहीं मिलेगा वो ना खुश नहीं होगा। तो एक हल होगा या अनेक हल होगा, वो हमेशा संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। याद रहेगा ना। चलिए, और एक होता है विरोधी और अविरोधी। अरे जैसे कि दो भाई है और एक को जो है ना क्या किए, पिताजी सब कुछ दे दिया और एक को कुछ नहीं दिए, तो एक दूसरा भाई से लड़ेगा नहीं, विरोध करेगा। काहे, सब कुछ इसी को दे दिया, हमको कुछ ना दिए हैं, काहे, हाँ ऐसा बोल सकता है। तो दूसरा भाई क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। एक को मिला तो विरोध नहीं करेगा, अरे मिल गया तो खुश है, और दूसरा विरोध करेगा क्यों, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ से अच्छे से, आई होप कि याद हो जाएगा कि जिसको कुछ नहीं मिलेगा, जिसका हल नहीं होगा, वो अविरोधी होगा और असंगत होगा, दोनों बात। और जिसका होगा उसको संगत और अविरोधी कहेंगे, और जिसका नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत और विरोधी। चलिए चौथा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। गाइस ये 4 पॉइंट हर एक क्वेश्चन, जो 3 कंडीशन में बताऊंगा, तीनों कंडीशन में 4 पॉइंट आपको क्या करना है, लिखना है। 4 पॉइंट, 4 का 4 पॉइंट इसमें लिखना है। अब मैं चारों पॉइंट में मैं आपको बता दूंगा, 4 पॉइंट आप इसी तरह सब में लिख लीजिएगा। मैं इसमें लिख के आपको बता दिया, ठीक है। 4 पॉइंट लिख लीजिए। इस समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, किसका, जब a1/a2 अब बराबर नहीं होगा b1/b2, तब इसका केवल एक और एक हल होगा। आपको लगेगा कि बराबर तो है ये ना, तो हल कहां से होगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, अगर बराबर नहीं होगा तो एक हल होगा। दूसरा, इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, जिसका एक हल होगा उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। तीसरा, अगर जिसका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल होगा वो संगत होगा। और चौथा, जिसका हल होगा वो विरोध नहीं करेगा, अविरोधी होगा, जिसका हल नहीं होगा वो विरोध करेगा। 4 पॉइंट लिख लीजिए अच्छे से। चलिए अब मैं सेकंड दूसरा वाला करता हूं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि अनेक या अनगिनत हल होने की शर्त। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल एक हल होने का शर्त क्या होता है, वो हम लोग अच्छे से सीख लिए। अब दूसरा हम लोग सेकंड करेंगे, अनेक
अनेक मतलब क्या होता है, बहुत सारा। अनेक या अनगिनत हल होने की शर्त क्या है। आपको यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है, अनगिनत हल होने की शर्त क्या होंगे, ऑप्शन में आपको देगा, आप वहां से टिक आउट कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इसका आप इसके बारे में पहले लिख लीजिए, क्या करना है, अनेक हल होने का कंडीशन क्या होगा, तो आप पहले देखिएगा ध्यान से। यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर होगा c1 बट्टा c2। आसान है, आप याद कर सकते हैं, आसानी से इसे समझ सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। क्या कंडीशन है गाइस, यहां से आप देख रहे होंगे बच्चे कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर होगा c1 बट्टा c2, यानी आपस में तीनों क्या होगा, a1 बट्टा a2 का मान, b1 बट्टा b2 का मान और c1 बट्टा c2 का मान, तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा। अगर मान लेते हैं ये 1/2 होगा तो ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। अगर ऐसा होगा तब इसका अनगिनत या अनेक हल होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में पूछेगा कि अनेक हल होने की शर्त क्या है, तो ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अब हम लोग इसको भी एग्जाम्पल से करके देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको हम लोग बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, चलिए 2x देखिएगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और फिर 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दो समीकरण हम लोग ले लिए। समीकरण क्यों लिए, ऐसा समीकरण लिए कि तीनों बराबर हो जाए, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए। समीकरण पहला क्या लिया। अब आप बोलिएगा सर ये तो हमेशा उस साइड होता है, जी हाँ हमेशा उसी ये इस साइड ही होता है, लेकिन जब हम लोग इसका व्यापक रूप देखा जाए a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी a1 b1 c1 पहले ही आ जाता है और इस प्रश्न में हमेशा इस साइड ही रखेंगे। जब सॉल्यूशन वाला हल वाला एक्स वाई का मान निकाला जाता है तो वहां पे हम लोग एक्स वाई के बाद में रखते हैं, वो आप आगे समझ जाइएगा। अभी इसमें कि ये देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस या माइनस जो भी होता है c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2, या माइनस दिया हुआ है प्रश्न में लेकिन माइनस c2 हम लोग लिखेंगे, c2 का यहाँ पे मान दिया हुआ है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से इसका मान निकाल लीजिए गाइस। चलिए हम लोग क्या करते हैं, a1 का मान निकालते हैं, a1 बट्टा a2 डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। जैसे कि आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, a1 का मान निकाल लीजिए, a2 का मान निकाल लीजिए, b1 का निकाल लीजिए, b2 का निकाल लीजिए, c1 और c2 निकाल लीजिए, लेकिन फिर उसके बाद a1 बटा a2 का अलग निकालना पड़ेगा। इससे क्या करते हैं, मैं उस समय समझा रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे a1 बट्टा a2, देखिएगा ध्यान से, a1 बट्टा a2 है, a1 का मान क्या है, इस x के आगे जो होता है a1 होता है ना, पहला वाला जो है ये a1 होगा और a1 b1 c1, और ये जो दूसरा वाला होगा a2 b2 c2। a1 का मान देखिएगा कितना 2 बटा, और a2 का मान कितना 4, काट लीजिए तो कट रहा है ना, देखिए ना 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कितना आया 1/2, यानी a1 बटा a2 का मान क्या आ गया 1/2। आगे बनाते हैं, b1 बटा b2 का मान निकाल लीजिए, b1 बटा b2, देखिए b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है, b2 का मान देख लीजिए कितना है 6, कटेगा ये भी, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी ये भी आ गया 1/2। और अब आप यहाँ से c1 बटा c2 निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें जरूरत है तो c1 बटा c2 निकाल लेंगे। तो c1 बटा c2 का मान देख लीजिए कितना, यानी c1 का मान यहाँ पे कितना, माइनस दिया, प्लस रहता है तो हम लोग कुछ नहीं लेते, प्लस लेते, लेकिन यहाँ माइनस दिया हो तो माइनस लेंगे। c1 का मान -9, c2 का मान कितना -18। देखिए गाइस माइनस और माइनस क्या होता है, कट जाता है, माइनस ऊपर में माइनस नीचे भी तो क्या होगा, कट जाएगा। अब ये भी कटेगा, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, यानी ये भी आ गया आपका 2। कंडीशन देख लीजिए, आप कंडीशन में क्या लिखेगा, यहाँ से कंडीशन दिया हुआ है कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 और बराबर होना चाहिए c1 बटा c2। ये लागू कर रहा है क्या या नहीं, तो देखिए ना a1 बटा a2 का मान कितना निकाले 1/2, गलत लिख देता हूँ, 1/2 बराबर b1 बटा b2 का मान हम लोग क्या कितना निकाले 1/2,
बराबर C1 बटा C2 का मान कितना निकाले 1/2। अब आप देख लीजिए क्या तीनों बराबर है या नहीं है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा। देख लीजिए ना, ये तीनों, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, यानी तीनों का तीनों आपस में बराबर है। अगर आप कोई क्वेश्चन दिया जाए, आप हल करके ऐसा लाते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाए, अच्छा ये A1 बटा A2 B1 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है, इसका अनगिनत हल होगा। चार बातें इसमें भी अब आप लोग लिख लीजिए। चार बातें क्या लिखना है मैं आपको अभी बता चुका हूं, इसको मैं मिटा दूं। चार बातें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। चलिए, चार बातें आपको लिखना है। पहला क्या लिखना है, ऐसे इसके नीचे आप एरो बना के लिखिएगा कि इस समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। पहला बात क्या लिखना है लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं कि इसमें लिखना है इस समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, पहला जो हम लोग हल किए, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखिएगा, दूसरा क्या लिखिएगा, इस समीकरण युग्म का ग्राफ, इस समीकरण युग्म का ग्राफ क्या होगा, इस समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होगा। इस समीकरण युग्म का ग्राफ जो होगा समपाती होगा। समपाती देखिएगा, समपाती का मतलब क्या होता है, समपाती एक मैं क्या बताया आपको, एक मैं बताया आपको प्रतिच्छेदी और एक बताया आपको समपाती और एक होता है समांतर। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए, क्या बता रहे थे, प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर, ये तीन होता है। तो मैं पहला आपको बता चुका हूं कि प्रतिच्छेदी कब होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं भी कट करेगा किसी पॉइंट पे, तो प्रतिच्छेदी है वो इंटरसेक्ट कहलाएगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी था। और ये कब होता है, जब किसी समीकरण का एक और केवल एक हल होता है तब। दूसरा होता है समपाती। तो समपाती का मतलब समझिएगा, जब कोई ऐसा कोई लाइन गया, ठीक है, और इसी के ऊपर फिर एक लाइन चला गया, ओवरलैपिंग इसको कहते हैं गाइस। मतलब एक ऐसे कोई जब ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो ऐसे कोई लाइन ऐसे खींचे, ठीक है, और हूबहू सेम वैल्यू आ जाए और इसके ऊपर से ही एक और लाइन ऐसे गुजर जाए, ऐसे ऊपर से ही ऐसे हम लोग लिखेंगे, ऐसे गुजर जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। यानी एक लाइन पहले से है और उसके बाद दूसरा लाइन ग्राफ खींच चुके हैं, फिर दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर खींच दिया जाए, ऐसे ये दो लाइन हो गया, दो एरो दिए, दो लाइन समझ लीजिएगा, इसी को हम लोग समपाती कहते हैं। और तीसरा होगा समांतर, वो आगे बताएंगे। समांतर तो आप जानते हैं, जब दो रेखा एक साथ आपस में पैरेलल होती है तो वो समांतर होता है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, मैं पॉइंट जो क्या बोल रहा था वो पॉइंट पहले आप कंप्लीट कीजिए। दूसरा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसका ग्राफ जो होगा, इस समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होगा। तीसरा क्या लिखना है, तीसरा इसमें लिखना है आपको, इस समीकरण का हल संगत होगा। इस समीकरण युग्म का हल संगत होगा। संगत क्यों होगा, संगत कब बताया होगा, जब एक हल हो या अनेक हल हो। हल होगा ना, हल हो रहा है ना, अगर सॉल्व होगा, सॉल्यूशन होगा, एक हल हो या बहुत सारा हल हो, अगर हल होगा तो क्या होगा, वो संगत होगा। अगर हल नहीं हुआ तो असंगत होगा। लिख लीजिए, यह समीकरण युग्म संगत है। और चौथा पॉइंट में क्या बोला आपको लिखने के लिए, कि यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। अविरोधी क्यों, क्योंकि इसका तो बहुत सारा हल हो रहा है, काहे ला विरोध करेगा, ये इसको बहुत सारा मिल गया है, बहुत सारा इसको बहुत कुछ इसको मिल गया। जब हल इसका बहुत सारा हो रहा है तो काहे ला दूसरा से झगड़ा करेगा,
विरोध नहीं करेगा, ये आपका अविरोधी समीकरण कहलाएगा। ठीक है, 4 का 4 पॉइंट लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग लास्ट यानी थर्ड कंडीशन करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यानी थर्ड करते हैं। थर्ड नंबर क्या है कि कोई भी हल नहीं होने की शर्त। मैं आपको पहले ही बता दिया था, तीन कंडीशन होता है, 3 शर्त होते हैं। कौन कौन? पहला एक हल होने का शर्त, दूसरा अनेक हल होने का शर्त और तीसरा कोई भी हल नहीं होने का शर्त। तो यहाँ पे हो गया कोई भी हल नहीं होने का शर्त यानी कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। इसमें आप लोग अब यहां से नोट कर लीजिएगा, ये क्या होगा, कब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। गाइस देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा मैं, a1 बट्टा a2, जी हाँ a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। हाँ इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, कहते सर पहला तो बराबर है लेकिन दूसरा वाला आखिरी वाला बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां से बराबर अगर नहीं होगा तभी इसका कोई हल नहीं होगा। यानी पहला अगर इसका मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2 होगा, ये दोनों बराबर होगा 1/2 1/2, लेकिन इसका मान कुछ भी हो सकता है 2/5 3/4 1/3 1, ये बराबर नहीं होगा। यानी ये और ये बराबर होगा लेकिन ये बराबर नहीं होगा, ऐसा कंडीशन होगा इसका कोई भी हल नहीं होगा। गाइस आप परेशान ना हो, आपको कंफ्यूजन थोड़ा देर के लिए होगा। कहां क्या सोच रहे होंगे कि पहला सर बोले a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, इसका एक हल होगा। दूसरा a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर होगा c1 बट्टा c2। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो अनेक हल होगा। और तीसरा अगर अभी सर बता रहे हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। कैसे पहचानेंगे? इस सब में 3 है, इसमें 2 है, मान लीजिए। चलिए ये तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें आपको नो डाउट होगा अनेक हल में तीनों का तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा, दैट्स इट। ये आपको यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन दोनों में थोड़ा डाउट आपको आए कि पहला दूसरा अगर बराबर नहीं होगा तो आप लोग सोचेगा बराबर नहीं है, बच्चा ही गलती करता है, बराबर नहीं है। अरे बराबर नहीं है तो हल कहां से होगा, यही बच्चा सोच के कोई हल नहीं होगा पे टिक करता है आंसर, लेकिन गलत हो जाता है। गलत, मैं आपको सिखा दिया a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर ये दोनों पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा, पहला और दूसरा अगर बराबर नहीं होगा तो एक हल होगा, लिख के रख लीजिए कहीं। और तीसरा में कि पहला और दूसरा बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर आप बोलेगा सर कि कोई समीकरण दे दे और बोले कि आप पहचानिए कि इसका कितना हल होगा, समीकरण में सब कुछ दे दिया। समीकरण मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 2x प्लस 5y और प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 8y और प्लस 1 इक्वल टू 0। बोले सर इतना दे दिया, बोला पहचानिए, तो यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीनों दिया हुआ है सर, तो हम लोग 2 कहाँ निकालेंगे? हमको कैसे, अभी तो हम जानते ही नहीं कि कैसा है, नहीं जानते हैं, लेकिन कभी कभी आप यही नंबर देख के पहचान लीजिएगा कि नंबर कटेगा बराबर होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, 3 भी ले सकते हैं, बस इतना ख्याल रखना है क्या कि आपको देखिए ना, अगर इसमें एक चीज अगर हम बोल दें कि इसमें जो है तीनों निकाल लीजिए, अगर आपको लास्ट वाला भी थोड़ा देर के लिए बराबर नहीं आया, अगर इस टाइप का प्रश्न है कि पहला दूसरा, अब हम तो जान नहीं रहे हैं, थोड़ा देर के लिए हम जान नहीं रहे हैं कि क्या होगा, तो हम लोग तीनों निकाल दिए, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर नहीं आया, थोड़ा देर देख लीजिए, तीनों बराबर नहीं आया, तब सर इसका क्या हल होगा? तीनों बराबर नहीं हुआ तो क्या हल होगा? तो बस आपको ये देखना है, तीनों आ गया ना, अरे तीनों आ गया तो पहला दूसरा को ही देखना है कि पहला दूसरा बराबर है। अरे पहला दूसरा बराबर है नहीं है ना, और पहला दूसरा बराबर नहीं है तो एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये बराबर हो भी जाएगा
तो भी आपको तीसरा वाला नहीं देखना है। बस आपको देखना है कि पहला दूसरा बराबर नहीं है ना, ये पहला दूसरा अगर बराबर नहीं है तो एक हल होगा। अब आई होप कि अब आप इसे समझ गए होंगे। और तीनों अगर ये भी बराबर हो जाएगा तो फिर तो ये तो आपका अनेक हल वाला कंडीशन हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला दूसरा अगर बराबर नहीं होगा और तीसरा बराबर भी हो जाए तो भी एक ही हल होगा, बराबर नहीं होगा तो भी एक ही हल होगा। बस आपको मतलब है पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा बराबर नहीं सॉरी एक हल, और पहला दूसरा बराबर होगा, पहला दूसरा तीनों के लिए तो जानिए रहे, तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा। और पहला दूसरा अगर बराबर नहीं होगा, तीसरा सॉरी पहला दूसरा बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब कि पहला दूसरा देखिएगा अच्छे से बराबर नहीं है तो एक हल, ये तो जान ही रहे हैं, और पहला दूसरा बराबर है तो इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर यहाँ पे ये आ जाएगा तो ये तीसरा, तो ये फिर तीन अनेक हल हो जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं आएगा। तो अच्छे से समझ गया हमें। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से करके देखते हैं। एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में ले लीजिएगा, चलिए x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5। ऐसे इस साइड भी लेके हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस यहाँ पे 6y इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख दीजिए। चलिए ठीक है इक्वेशन। अब इसको हम लोग बनाते हैं। बनाइए तो मान निकालिए, बोलिए तो a1 बटा a2 का मान क्या होगा। a1 का मान यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं तो 1, x के आगे कितना 3, 1 बटा 3। b1 बटा b2 का मान निकाल लीजिए, तो b1 का मान देखिएगा आगे में क्या है 2, b2 का मान यानी आगे में y का भी क्या है 6, काटिएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 1 बटा 3 आया। और यहाँ से आप लोग c1 बटा c2 का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए c1, इसको आगे इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस फिर तो प्लस हो ही जाएगा। तो आप बोलिएगा c1 का मान 5 और यहाँ पे 3। जैसे कि इसको इस साइड लाएंगे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5 होगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में 3 होगा, फिर माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, यानी 5 बटा 3 हो गया। अब देखिए दिख रहा होगा आपको, समझ गए। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन क्या कहता है, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2, अब बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2, ये कंडीशन कहता है। और हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न a1 बटा a2 का मान देख लीजिए कितना 1 बटा 3 आया, b1 बटा b2 का मान कितना 1 बटा 3 और c1 बटा c2 का मान कितना 5 बटा 3। ये देखिए बराबर है, बराबर नहीं है। पहला 1 बटा 3 है, दूसरा 1 बटा 3, यानी इसके जैसा ही पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं, तीसरा बराबर नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। आई होप कि आप 3 कंडीशन अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए तो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पक्का मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 से 2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, और यहाँ से के का मान भी निकालने में आता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पक्का आएंगे, और 2 नंबर में आपको संगत बोल देगा, निम्नलिखित इसको हल कीजिए, संगत है या असंगत ऐसे पूछ दे, या बोल देगा आपका इसका ग्राफ के बारे, ग्राफ भी पूछ सकता है, संगत असंगत भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर संगत असंगत ही पूछा जाता है, या इसके अनेक हल, एक हल या कोई हल नहीं पूछा, ऐसा ही पूछा जाता है। मैं आपको प्रश्न क्वेश्चन बैंक से देख के करवाऊंगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें भी आप 4 बातें लिख लीजिए। 4 बात आपको क्या लिखना है, आप नोट कर लीजिए। पहले 4 बातें इसमें थोड़ी सी चेंज होंगी। ये समीकरण इसके नीचे आप लोग नोट करके 4 पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला क्या लिखना है, इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इस समीकरण का ग्राफ, सॉरी इस समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर होगा। समांतर में आपको समझा दिया कि 2 लाइन, जैसे ग्राफ में पढ़ाऊंगा, ग्राफ में जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एक लाइन ऐसे होगा, एक लाइन ऐसे होगा, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर जाएगा। समांतर का मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। हो सकता है ऐसे भी जाए,
हो सकता है ऐसे भी जाए, लेकिन देखिए दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे, ये भी एक दूसरे के पैरेलल, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ऐसा होगा तो आपका इसे समांतर कहा जाता है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो समांतर ग्राफ बनता है। तो आप लिख लीजिएगा तीसरा में, तीसरा दूसरा क्या होगा, इस समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर होगा। तीसरा, यह समीकरण युग्म असंगत होगा। हाँ, यह समीकरण युग्म असंगत होगा। क्यों असंगत होगा? इसके पास तो कोई हल ही नहीं हो रहा। मैं आपको क्या बताया, दो के नीचे का अपने आप याद हो जाएगा। अरे जिसका कोई नहीं वो तो झगड़ा करेगा, और जिसका कोई नहीं वो असंगत होगा। असंगत, हल होगा तो संगत, चाहे एक हल हो या नहीं हल हो, हल होगा तो संगत, हल नहीं होगा तो असंगत। असंगत समझ गए? लिखिएगा यह समीकरण युग्म असंगत होगा। क्यों? क्योंकि इसका तो एक भी हल नहीं हो रहा है। ठीक है। और चौथा लिख लीजिएगा, इस समीकरण युग्म को विरोधी समीकरण कहा जाएगा, या कहलाएगा। यह समीकरण युग्म विरोधी कहलाएगा। विरोध क्यों करेगा भैया? विरोध इसलिए करेगा क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं, इसलिए विरोधी कहलाएगा। जब जिसके पास कुछ नहीं हुआ तो विरोध नहीं करेगा। जिसका पास कुछ होता है, एक हल हो या अनेक हल हो, है ना, कुछ पास कुछ ना कुछ तो है, होगा तो अविरोधी, नहीं होगा तो विरोधी। 4 का 4 पॉइंट लिख लिए, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब मैं आपको ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इसे। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की चैप्टर स्टार्ट करना है। आज जो मैं पढ़ाया यही से शुरू मैं करूंगा। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे सकता हूं, लेकिन आप बस इसे समझ लीजिएगा, यही काफी है। अब मैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों मिलकर दोनों प्रश्नावली मैं करवाऊंगा आप सभी को। आज की क्लास को यही रोकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन यानी प्रश्नावली डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। चलिए, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो, अगर आज जो मैं पढ़ाया आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका अपना चैनल है, आपके लिए बनाया गया है। आप सभी पढ़िए इस पे फ्री में। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 10th का सिलेबस में पढ़ाऊंगा, और अगर अकेले हूं, जितना पॉसिबिलिटी मेरे से होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए नोट बना के। पहला चैप्टर का मैं टेस्ट लिया था, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन टेस्ट बहुत सारे बच्चे नहीं दिए, मात्र 11 बच्चे टेस्ट दिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे इसके लिए थोड़ी सी बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, कि इतने सारे बच्चे हैं चैनल पे, लगभग 120 बच्चे हो गए हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे। मात्र 11 बच्चे टेस्ट दिए थे, जिसमें से 4 बॉयज थे और 7 गर्ल्स थी। ठीक है। अच्छा मार्क्स की, बहुत सारे बच्चे जो है 40 नंबर का पहला चैप्टर का टेस्ट था, जिसमें एक गर्ल्स जो है 40 में 38 मार्क्स लाई, एक गर्ल्स 37, बाकी बात जो है इससे नीचे। ठीक है। अच्छा स्कोर है, मेहनत कीजिए। आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए। अगर आप जो भी बच्चे पूरे वीडियो ईमानदारी से देखते हैं और हमारे नोट्स को, वीडियो को, लेक्चर को सुन के पढ़ के नोट्स बनाते हैं, मैं वादे के साथ कहता हूं कि 1 नंबर भी मैं टेस्ट लूं या जो बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे, 1 नंबर भी आप मिस नहीं कीजिएगा। ये मेरा आपसे वादा है, आप लिख के ले लीजिए। लेकिन आपको बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा। मेरा जो वीडियो आएगा वो आपको पूरा देखना है, बिना भगाए, बिना स्किप किए आपको पूरा का पूरा देखना है। आप 1 नंबर भी मिस नहीं करेंगे, ये मेरा वादा। मैं टेस्ट जितना नंबर करूंगा आप पूरा का पूरा लाएंगे। ऐसा मैं कुछ भी नहीं टेस्ट में दिया था जो मैं नहीं पढ़ा, सारा का सारा मैं पढ़ाया था। ठीक है। चलिए, आज की क्लास को अब यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।